26 मई है आज और 26 मई का दिन है बेहद ख़ास ये इसलिए क्योंकि साल 2014 में आज ही के दिन भारतीय राजनीति और आम लोगों के जीवन में एक परिवर्तनकारी युग का आगाज़ हुआ था। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी। इस दौरान देश में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। जनधन से डिजिटल भुगतान तक, स्वच्छता से स्वास्थ्य सुरक्षा तक, नए संसद भवन से आधुनिक बुनियादी ढांचे तक और वैश्विक मंचों पर बढ़ती भारत की भूमिका तक देश ने विकास और परिवर्तन के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। कल्याणकारी योजनाओं, तकनीकी नवाचार, आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों ने भारत की नई तस्वीर गढ़ी है। एक ऐसा भारत जहां गांव में बैठा व्यक्ति मोबाइल से भुगतान कर रहा है, जहां गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है, जहां महिलाओं के नाम पर बैंक खाते खुले, जहां दूर दराज इलाकों तक सड़कें और रेल पहुंची और जहां दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से आज सुना जाता है। बीते वर्षों में शासन, विकास, कूटनीति, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों ने आम नागरिक के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 ये वो तारीख है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। करीब 13 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के दम पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। देश में 30 साल के लंबे इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर 2014 का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे कुल 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। भ्रष्टाचार पर प्रहार से लेकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने तक और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव से लेकर लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश और नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक बड़े कदम उठाए हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज 140 करोड़ नागरिकों में देश के भविष्य को लेकर सकारात्मक ऊर्जा साफ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया पहल के साथ स्वदेशी तौर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिला, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन ने भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। इसके तहत देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके जरिए अनेक ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित हुआ। साथ ही 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात और बालिकाओं का सशक्तिकरण भी जन आंदोलन बन गया। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, वोकल फॉर लोकल, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास और जल जीवन मिशन जैसी अनेक पहलों ने नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर देश हित में कड़े फैसले लेने में भी कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक चिंताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र की भलाई के लिए कई मुश्किल कदम उठाए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाक समर्थित आतंक के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा खींची। इसके अलावा 2017 में भारत ने जीएसटी जैसा क्रांतिकारी कर सुधार लाकर आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी। साथ ही 5 अगस्त 2019 को
पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का दूरदर्शी निर्णय लिया, जिससे वहां गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हुए और जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की नई हवा चली। वहीं 2019 में 3 तलाक के उन्मूलन के लिए कानून लाकर सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों का नतीजा है कि देश की जनता ने उन पर 2019 में दूसरी बार और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नागरिक हितैषी प्रशासन बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के नागरिक विकसित भारत के उनके सपने को लेकर उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो 2014 से लेकर अब तक, अंत्योदय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक किस तरह से बदली है भारत की तस्वीर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। विजय त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे ही हम समझना चाहेंगे, 2014 के बाद से कहा जा रहा है एक नए युग की शुरुआत हुई हमारे देश में, किस तरह से इसको समझाना चाहेंगे और तमाम जो बड़ी उपलब्धियां हैं उसके पीछे कितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति और उनका असर किस तरह से देखते हैं? रमा जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है वैसे भी आज कि 12 साल प्रधानमंत्री के सरकार में होने के हुए, लेकिन सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें भी बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं। और आपने अभी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों के जिक्र किया जो इस कार्यकाल में हुई, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को दूसरे तरीके से देखता हूँ। निर्माण किया, बहुत सारी चीज़ों को किया, लेकिन वो प्रधानमंत्री है जो जोखिम लेने से नहीं घबराते। और दूसरा, भले ही उनको सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना जाए, लेकिन वो लोकप्रिय योजनाओं से आगे चलकर फैसले किए। जैसे शौचालय की योजना जो है, स्वच्छ शौचालय, मैं उसको इतनी बड़ी योजना मानता हूं कि कोई प्रधानमंत्री या कोई भी राजनेता ऐसी योजना करने की हिम्मत नहीं लेता, क्योंकि उसमें इतना बड़ा जोखिम है कि हिंदुस्तान जितने बड़े देश में उस योजना की कामयाबी, उस योजना को लागू करना, उस योजना पर सिर्फ हिंदुस्तान का चेहरा बदलना। आज चेहरा बदल गया तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी बड़ी जोखिम थी ये आप समझ सकते हैं। उज्ज्वला योजना को लीजिए, उज्ज्वला योजना देश भर में आज 30 करोड़ लोगों के पास है, महिलाओं के पास पहुंची है। वो भी एक जोखिम भरी योजना थी, जो महिलाओं तक उसको पहुंचाना, पहले तो उसको समझना, उस परेशानी को समझना, फिर उससे पहुंचाना, और फिर वो सिलेंडर की एक जो आपूर्ति है वो भी लगातार होते रहना। ये सारी इस तरह की योजनाएं। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो जनधन योजना है, बैंकों को खोलने की, डीबीटी के लिए लगातार काम हुआ, लेकिन जनधन योजना से इतने बड़े हिंदुस्तान को जोड़ लेना, डिजिटल इंडिया में पूरे हिंदुस्तान को, जो दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, वो भी एक बड़ा खतरे वाला काम है। दरअसल हम लोग क्या है कि जब कोई सक्सेस हो जाता है तो हमको लगता है कि ये काम तो आसान था, इसमें क्या हो गया। आज भी दुनिया भर में डिजिटल इंडिया जैसा कोई योजना इतनी सफलता के साथ, कामयाबी के साथ नहीं चल। आर्टिकल 370 का आपने जिक्र किया, जो 70 साल में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसको लगता था कि इसको सोचना, इस पर काम करना बहुत मुश्किल काम है। तो जो जोखिम लेना और अलोकप्रिय हो सकने वाले, मतलब अलोकप्रिय नहीं है लेकिन अलोकप्रिय हो सकने की संभावनाओं वाले कार्यक्रमों पर लग जाना, जुट जाना और उसे कामयाब बनाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी है। और उसी की वजह से है कि 3 बार न केवल वो प्रधानमंत्री बने, हैट्रिक बनाना वो भी आसान काम नहीं, और दूसरा 6 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 22 राज्यों में है। तो वो भरोसा है, वो भी प्रधानमंत्री का भरोसा है कि बीजेपी की सरकारें अलग अलग राज्यों में आई हैं, तो वो योजनाएं जो आम आदमी को जोड़ती हैं, पार्लियामेंट बनाना और बिल्डिंग्स बनाना, ये सब काम होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण काम है। लेकिन कैसे जनता तक जुड़ जाना और उन योजनाओं के लिए ये खतरा मोल ले लेना, मैं खतरा ही कहता हूँ इसको। आज आपको नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा बिल्कुल बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति इन फैसलों में दिखाई देती है, क्योंकि बातें तो पहले बहुत हुई थी, इन्हीं फैसलों पर बातें हुई थी, लेकिन काम नहीं हुआ और इसे अमली जामा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहनाया गया। इसीलिए आप कह रहे हैं कि लीक से हटकर जो निर्णय लेने की क्षमता है और उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर महाजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर महाजन, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो फैसले लिए गए उनमें
सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार पर प्रहार, आतंकवाद पर मार और योजनाओं का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये जो तमाम फैसले हैं देश ही नहीं दुनिया में भी विख्यात हुए हैं। किस तरह से अगर हम देश की बात करें तो 140 करोड़ से ज़्यादा जो देशवासी हैं उनमें आज एक सकारात्मक ऊर्जा क्या आपको दिखाई देती है? देखिए, जब हम इस सरकार की बात करते हैं, 12 सालों की बात करते हैं, तो एक अलग से एक छवि दिखाई देती है। देखिए, किसी भी सरकार की जो उपलब्धि है वो मापी जाती है कि गरीबों के लिए उसने क्या किया, अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया और देश की छवि बेहतर करने के लिए क्या किया, और इसके साथ ही जो समाज में कुरीतियां हैं उसको ठीक करने के लिए उस सरकार ने क्या किया है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि पहले इस सरकार के आने से पहले जब हम गरीबी की बात करते थे तो एक गरीबी रेखा की बात होती थी। गरीबी रेखा एक प्रकार से स्टारवेशन लाइन थी, यानी कितनी भुखमरी है देश में केवल उतना ही मापा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विषय अपने ध्यान में लेकर के आए कि दुनिया में अगर इस गरीबी की बात करें तो वो एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। यानी गरीबी क्या होती है? जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास बिजली नहीं है, जिसके पास पानी नहीं है, जिसके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है या स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसी सब लगभग 10 जो बिंदु जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आते हैं UNDP के अनुसार, उस पर काम होना शुरू हुआ और हम देख रहे हैं कि मात्र कुछ ही सालों में 4 करोड़ घर बने, 3 करोड़ पक्के घर, 3 करोड़ रूरल एरियाज़ में और 1 करोड़ अर्बन एरियाज़ में। इसके साथ ही लगभग 100% बिजली सब घरों में पहुंची, पीने का पानी सब जगह पहुंचा और क्लीन कुकिंग फ्यूल जैसे हमारी बहनें जो हैं वो लकड़ी जला कर के तमाम धुएं में अपनी रोटी बनाती थी, आज वो सारा जो है वो अब क्लीन कुकिंग फ्यूल में काफ़ी हद तक हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन मिले। इसके अलावा भी और कनेक्शन भी मिले, जो 13 करोड़ थे अब 34 करोड़ हो गए जो LPG कनेक्शंस। यानी कुल मिलाकर के चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत के नाते गरीब लोगों को फ्री 5 लाख रुपए तक का इलाज होना शुरू हो गया। अब ये जो हम देख रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसका बहुत बड़ा असर हुआ और भारत एक लंबी छलांग लगाते हुए, जहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत का 0.282 होता था, अब वो 0.069 रह गया। यानी बहुत बड़ी उपलब्धि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हुई। दूसरा, मैं देखता हूं कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो भारत की जो छवि हुआ करती थी कि भारत एक गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, तो लेकिन आज भारत को एक बड़े आदर से देखा जाता है। और मैं एक बात और देखता हूं कि भारत को एक ब्रांड एम्बेसडर के नाते हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम बार बार आता है। अच्छा, मोदी जी के देश से आए हैं, यानी यह एक बहुत बड़ी बात है। और भारत के पासपोर्ट का भी पहले से वो बेहतर हुआ है, उसकी जो मान्यता। यही नहीं है, अगर आप देखें, जिस तरह से कहते हैं कि अब हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर की भूमिका में हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, ब्रेक पर भी जाएंगे। लेकिन विजय जी, एक छोटा सवाल उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से आप बता रहे थे कि जिन चीज़ों में जोखिम समझा जाता था, प्रधानमंत्री ने उन पर डिसीजन लिया और वो सकारात्मक रूप से सामने आए। क्या वजह है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की कि लोग उनसे इतना कनेक्टेड रहते हैं? प्रधानमंत्री जिस चीज़ का आह्वान करते हैं वो एक जनता का मिशन बन जाता है। इस कनेक्ट के क्या मायने हैं, इसकी वजह क्या है और इसका प्रभाव कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देखा जा रहा है? बिल्कुल रमा जी, आपने सही तरीके से उनको व्याख्या किया प्रधानमंत्री की कि वो कनेक्ट कर रहे हैं वो लोगों के। एक तो समझिए कि प्रधानमंत्री और जनता के बीच की जो कोई बीच की दूरी थी या दीवार थी, वो गिर गई है, वो खत्म हो गई। वो सीधे बात कर रहे हैं और लोग उसको सीधा समझ रहे हैं।
वो कोविड की बात हो, वो और कोई मसले की बात हो, जीएसटी की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, प्रधानमंत्री ने बीच की दीवार को गिरा दिया। और किसी भी सत्ता और जनता के बीच की सबसे बड़ी कड़ी होती है कि वो दीवार गिर जाए। ये दीवार गिराना ही अपने आप में बड़ा काम है और ये उनकी नेतृत्व की ताकत के तौर पर मैं देखता हूँ। इसलिए फिर जोखिम तभी ले सकते हैं आप जब आपकी बात को जनता ठीक से समझ रही हो। एक दो और बड़े काम आपको सरकार के समझने चाहिए। एक है महिला आरक्षण बिल जो है, जिसे नारी वंदन अधिनियम कह रहे हैं। ये लंबे समय से 30 साल से मैं तो उसको कवर करता रहा, 96 से सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसको हिम्मत नहीं दिखाई उसको पारित करने की, बनाने की। उस पर वो हिम्मत की क्योंकि ये मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, ईमानदारी की बात है, और यहाँ लोग महिलाओं को जगह देने के पक्ष में नहीं दिखाई देते आमतौर पर। उसमें ये भी राजनीति के जोखिम का काम है जो महिला आरक्षण बिल को लाए। और दूसरा काम राजनीति का पर्याय होता है भ्रष्टाचार। 12 साल तीसरी बार सरकार में यदि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नहीं, उनकी सरकार पर भी कोई मुद्दा बड़ा नहीं आया हो, ये भी एक बड़ा फैसला है या एक बड़ी कामयाबी है जिसको देखना चाहिए। नहीं तो हम तो समझते हैं कि सरकारें आती हैं, उसमें से ज्यादातर सरकारों में ज्यादातर राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले बनते। तो जब टॉप पर ये बात हो जाए, ये केवल नारा नहीं हुआ प्रधानमंत्री का कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये हिम्मत भी नहीं हुई किसी की इस बारे में सोचे। बिल्कुल, राजनीति और शासन प्रशासन के कहीं ना कहीं जो मायने हैं वो भी बदलते हुए दिखाई दिए हैं, और जिस तरह से आम जनता से कनेक्ट किया है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा हम इसी पर जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से बेटा, तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बने हुए हैं। प्रोफेसर महाजन, आप तो समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली की भी बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश जिस तरह से विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना भी, जब हम ये कह रहे हैं कि तौर तरीकों में प्रधानमंत्री ने बदलाव किया, प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया शुरुआत में, और अब जो है सेवा तीर्थ से वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो प्रधान सेवक से सेवा तीर्थ तक का ये जो सफर है, ये अपने आप में ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल परिभाषा नहीं है, इनके मायने क्या हैं ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पार्लियामेंट हाउस नया बनाया जाना, इसको हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं, एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर निर्माण करना, और उसमें जब भी आप ऐसा करते हैं तो उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, लेकिन एक बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से सरकार का पैसा बचाते हुए, जो बहुत बड़ी मात्रा में किराए में दिया जाता था हमारे जितने डिफरेंट ऑफिसेज हैं उसके लिए, अब वो उस किराया बच रहा है और एक नया निर्माण हुआ है। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है, हर जगह राजपथ को कर्तव्य पथ और ये सब जो नामकरण हुआ है, ये सरकार की बदली हुई जो अप्रोच है, जो जिसको कल्चर है, उसको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में, देखिए कि आत्मनिर्भरता की तरफ देश आगे बढ़ा है। ख़ास तौर पर अगर हम देखते हैं, अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस के क्षेत्र में हम अपने अधिकांश हथियार विदेशों से मंगाया करते थे। विदेशों से हथियार मंगाने का महंगे भी पड़ते हैं, और उसके जो कल पुर्जे हैं नहीं मिले तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की, ख़ास तौर पर युद्ध के दौरान। लेकिन इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने देखा कि हमने अपने मिसाइल छोड़े जो बिल्कुल हिट किए सही जगह पर, जो
उधर से चाइनीज़ निर्मित जो मिसाइल आए, एक भी अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। हमारे सभी मिसाइलों ने सभी लक्ष्यों को भेदा। जब वहाँ के ड्रोन्स आए चीन और तुर्की के बने हुए, तो हमने देखा कि कोई भी ड्रोन अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाया और सबको गिरा दिया गया। हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम हो, हमारे मिसाइल्स हो, हमारे दूसरे प्रकार के हथियार हो, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और बड़ी मात्रा में आज लगभग 35 से 38 हज़ार करोड़ रुपए का हम डिफेंस गुड्स का निर्यात कर रहे हैं। जो हम आयात किया करते थे, अब हम निर्यातक की उसमें भूमिका में आ गए। केवल इतना ही नहीं है, जो आत्मनिर्भरता है वो हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, अभी जिक्र आ रहा था कि डिजिटल युग में हम प्रवेश किए हैं, लेकिन जो यूपीआई है, लगभग दुनिया के 45% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम भारत में मुफ्त कर रहे हैं। दुनिया भर में जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है, हर एक चीज़ की एक कॉस्ट होती है, हमारे यहाँ मुफ्त में यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक बहुत बड़ी बात है और आम जनता को, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे कामगार हैं, इन सब के लिए यूपीआई एक बहुत बड़े वरदान के रूप में हम सामने आया है। इसके कारण हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हुई है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ख़ास तौर पर जो पुल, सड़कें बड़ी मात्रा में आज जब हम विदेशों में जाते हैं और भारत के साथ उसकी तुलना करते हैं, तो विदेशों में हम पहले जाया करते थे, लगता था कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत निम्न स्तर का है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अमेरिका का या यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग बराबरी के लेवल पर आ रहा है। अभी और काम करना बाकी है। बड़ी मात्रा में हमने रेलवे में बहुत प्रगति की है। तेज़ी से चलने वाली जो रेल है, पहले हमारे देश में तीव्र गति की रेल लगभग 0 के बराबर थी, लेकिन आज वंदे भारत हो, बाकी तमाम प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चेंज है वो ऑप्टिक्स में भी बदलाव लाता है। दुनिया हमारी तरफ कैसे देखती है उसमें बदलाव लाता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर विकास भी है, यहाँ गरीब भी अब नहीं है। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो इस सरकार की उपलब्धि को हम उस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं, 1947 में ज़रूर हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक मानसिकता थी वो हावी थी। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का पीएम ने नारा दिया और जिस तरह के जो प्रतीक हैं वो सामने आए, उनको हटाना कितना ज़रूरी था? किस तरह से आप देखते हैं, इसका क्या कुछ असर दिखाई देता है? ये तो बहुत बड़ा असर है और ये भी फिर वही उनकी पर्सनैलिटी में शामिल होता है कि उनको हटाना भी, रमा जी, बहुत बड़ी रिस्क है। आप तो उस इलाके में रहती हैं जो लुटियन जोन कहा जाता है। लुटियन जोन्स की ताकत को आपने समझा होगा। हिंदुस्तान में 2014 से पहले लुटियन जोन्स के बिना कुछ होता नहीं था और एक औपनिवेशिक मानसिकता हमारी थी और उसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल काम था जिसको ये किया गया। जैसे मैसेजेस में देखिए कि वो प्रधानमंत्री का जो रेजिडेंस है, कार्यालय, घर है, आवास है, वो हो गया लोक कल्याण मार्ग, राजपथ हो गया कर्तव्य पथ, आज सेवा तीर्थ हो गया है प्रधानमंत्री का कार्यालय। इंडिया गेट पर जो समर वो बना, स्मारक हमारा बना है, वो भी अंग्रेजों के ज़माने से निकल कर कहीं और आगे हम पहुंच गए हैं। राजपथ को हमने कर्तव्य पथ के तौर पर बदला है और तमाम तरीके की चीज़ों में जो नाम है वो भी बहुत सारे बदले गए। ये मैसेज के लिए है क्योंकि हम उनको छोड़ने में बहुत मुश्किल। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाना केवल सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नहीं है, वो उस औपनिवेशिक काल से निकलने की एक्सरसाइज है। और ये जो नाम बदलने वाली जो एक्सरसाइज है कि जो हमारे उपनिवेश काल के थे, उन सबको बदलना भी। और मुझे याद आता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, तो मतलब 2014 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस समय लोग कहते थे अरे ये गुजरात से आया हुआ व्यक्ति, ये जो एलीट क्लास है, जिसे लुटियन क्लास हम कहते हैं, जिसे कुछ लोग खान मार्केट कहते हैं, कुछ और लोग कहते हैं, वो सब लोग खड़े थे और एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या करेंगे। फिर बहुत सारे लोग विदेश नीति को लेकर समझते थे कि गुजरात का एक आदमी विदेश नीति के बारे में क्या समझता। आज तो दुनिया भर में हमने नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी पर आ गए हैं। तो वो सारे जो मुद्दे हैं और एक हिंदुत्व को लेकर या हिंदुस्तान को लेकर जो
ठसक के साथ बोलना जिसे कहते हैं, एक जो ठसक होती है कि उसमें शर्म नहीं है, झिझक नहीं है, वो भी एक बड़ा बदलाव है। इसको आप समझिएगा। राम मंदिर का निर्माण 50 साल तो उस पूरे आंदोलन को लगे, लड़ाई को लगे, वो सारा भी हुआ। तो वो जो ठसक है, और ठसक भी ईमानदारी के साथ, राम मंदिर का निर्माण कानून के रास्ते किया गया, ठीक, नारी बंधन अधिनियम कानून के रास्ते से किया गया। तो वो सब चीज़ों को ठीक तरीके से ठीक जगह पर ले जाने का काम एक बड़ा काम होता है, जिसको किया है। संस्कृति को भी आप देखते हो कि कल्चरली इस सरकार ने जिस तरह से डेवलप किया है। अभी हम IGNCA को देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा बदल कर किस तरह से काम हुआ है। प्रधानमंत्री का जो म्यूजियम बना है उसमें सभी प्रधानमंत्रियों को शामिल किया गया है, सेलेक्टिव नहीं है वो। बिल्कुल, विकास और विरासत, बहुत छोटी छोटी बातें आप इस पर नोट कीजिए। विकास और विरासत साथ साथ प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर महाजन, अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि किस तरह से, जब हम गुलामी की मानसिकता की बात कर रहे हैं और एक स्वतंत्र मानसिकता बहुत ज़रूरी है, जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं, स्वदेशी की बात जो है प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से उठाई है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो दिखाई देता है जब वहाँ से जाकर निवेश की बात होती है। जो भारत पहले एक बाजार के रूप में समझा जाता था, अब जो है वो सहभागिता की बात करता है। यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं, यहाँ के जो स्टैंडअप हैं, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, बड़े भी और MSME भी, किस तरह से उनको विस्तार मिलता हुआ इससे दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहली बात की मेक इन इंडिया। एक बहुत बड़ी बात थी कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भारत में बनना चाहिए, स्वदेशी का पहला पड़ाव। जब 2020 में कोरोना काल आया, समझ में आया कि विदेशों पर हमारी निर्भरता अभी भी है बनी हुई, तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत ही एकमात्र विकल्प है। और लगातार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और तमाम प्रकार के प्रयासों से भारत में वो सब सामान बने जिसके लिए हम चीन पर निर्भर थे। और 2025 तक 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की ये घोषणा कि स्वदेशी ही एकमात्र रास्ता है। और आज जब हम देखते हैं स्वदेशी के लिए, चाहे वो स्वदेशी हथियार हो, चाहे वो स्वदेशी साजो सामान हो, चाहे वो स्वदेशी सोच हो, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास की बात हो रही है, आगे बढ़ता हूं। आप बड़ी बात कह रहे हैं। समय हमारे पास बहुत सीमित है। प्रोफेसर महाजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रोफेसर महाजन, आपका भी, और विजय त्रिवेदी जी आपका भी इतनी विस्तृत व्याख्या के लिए। तो कड़े फैसले, बड़े फैसले, एक विस्तृत विजन के साथ और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प के साथ। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।